स्टूडेंट हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एआर, एमआर एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके लिए हमारे पास तीन कॉलम गिवन है। ये एक टेबुलर फॉर्म गिवन है जिसमें तीन कॉलम है। फर्स्ट कॉलम में वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन है, सेकंड कॉलम में वैल्यू ऑफ एमआर गिवन है एंड थर्ड कॉलम में वैल्यू ऑफ एआर गिवन है। अब ये जो वैल्यूज है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एमआर और एआर की, इनको समझने के लिए हमें पहले डायग्राम को समझना पड़ेगा। तो ये हमारे पास डायग्राम गिवन है। इस डायग्राम को पहले हम एक बार रफ बना के देख लेते हैं कि कौन सी वैल्यूज है और कौन कौन से यहाँ पे एम आर और ए आर को कैसे दिखाया गया। तो देखिए, ये रहेगा हमारा ए आर कर्व। ए आर कर्व को हम और क्या कहते हैं? ए आर कर्व को हम डिमांड कर्व भी बोलते हैं और प्राइस लाइन भी बोलते हैं। और दूसरा जो है ये नेगेटिव स्लोप हो जाएगा, जिसका नेगेटिव तक जाएगा, ये हो जाएगा एम आर। यहाँ पे हमारे ए आर के ऊपर हम दिखाएंगे डिफरेंट डिफरेंट इलास्टिसिटीज। तो यहाँ पे सबसे टॉप पे जहाँ ए आर एम आर एक दूसरे के इक्वल होंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगी? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो हमारी क्या हो जाएगी? इक्वल टू इन्फिनिटी। मिड पॉइंट पे हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इक्वल टू 1 हो जाएगी। और यहाँ पे जो है इलास्टिक, जो जब एक्स एक्सिस को टच करेगी ए आर की लाइन, यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे बीच में देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब इन्फिनिटी है और इक्वल टू 1 है, तो इसके बीच का जो गैप है, यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन 1। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो नीचे का है, यहाँ पे 1 और 0 के बीच में जो ये वाला एरिया, यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी? लेस देन 1 हो जाएगी। तो अब हम, और यहाँ पे एम आर जहाँ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, वहां हमारा जो है एम आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और उसके नीचे जब जाएगा, एक्स एक्सिस के नीचे एम आर जाएगा, तो वो नेगेटिव में वैल्यू चली जाएगी। तो अब हम मेन डायग्राम से इसको समझ लेते हैं। अब अगर हम यहाँ पे डायग्राम में देखें, तो सबसे टॉप पे यहाँ पे जहाँ एम आर इज इक्वल टू ए आर है, वहां इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? इन्फिनिटी है। तो देखिए, जब वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी होगी, यहाँ फर्स्ट लाइन है टेबल की, तो वैल्यू ऑफ एम आर ए आर एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। अब जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ग्रेटर देन 1 होगी, ये वाला पोर्शन जो है, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी, तो वैल्यू ऑफ एम आर क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। और वैल्यू ऑफ ए आर भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। क्यों ग्रेटर देन होगी? क्योंकि एम आर 0 कहाँ पे होगा? यहाँ पे जहाँ एक्स एक्सिस को एम आर टच कर रहा, और उसके ऊपर जो है वैल्यू जो है, यहाँ पे ये वाला एरिया जो है वो पॉजिटिव में रहेगा। इसलिए यहाँ पे भी देखिए, ए आर भी पॉजिटिव में है और एम आर भी पॉजिटिव भी है। तो इसलिए जब ग्रेटर देन होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो एम आर भी ग्रेटर देन 0 होगा और ए आर भी ग्रेटर देन 0 होगा। उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब इक्वल टू 1 होगी, जब ये मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? इक्वल टू 1 होगी। तो देखिए, यहां से एम आर क्या हो गया हमारा? 0। एम आर की वैल्यू क्या होगी? 0 हो जाएगी। और ए आर अभी भी ग्रेटर देन 0 रहेगा, क्योंकि ये वाला जो एरिया है, ये अभी भी ए आर का पॉजिटिव में ही है। उसके बाद इलास्टिसिटी जब लेस देन 1 होगी, ये देखिए, ये नीचे वाला पोर्शन, इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी, तो हमारे पास एम आर क्या हो जाएगा? अब इस केस में लेस देन, ये 1 से नीचे ये सारा एरिया जो है नेगेटिव में जा रहा है एम आर का, तो एम आर लेस देन 0 हो जाएगा। ए आर मगर अभी भी पॉजिटिव है, ये देखिए पॉजिटिव ही रहेगा। उसके बाद जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे 0 हो जाएगी, 0 होने पे एम आर तो नेगेटिव में है, मगर ए आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि डायग्राम के थ्रू ही इसको समझना ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब इन्फिनिटी होगी, 1 होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, लेस देन 1 होगी या 0 होगी, तो उसके ऊपर वैल्यू ऑफ एम आर एंड वैल्यू ऑफ ए आर क्या क्या रहेंगी।